हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना टॉपिक करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो, क्लास 10th का बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से एक एक चीज को समझ लेना, ठीक है। तो पहला टाइप अपने पास क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ना कोई भी चीज जब आपके आगे आती है ना, पहले तो आप ये सोचो कि उसके नाम का मतलब क्या है। जैसे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से आपको क्या समझ आएगा कि जब चीजें मिल रही हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर वो कंबाइन हो रही हैं, वही होता है कॉम्बिनेशन। कि दो चीजों को हमने कॉम्बो एक ले लिया, उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। वही होता है ना कॉम्बिनेशन, कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं, क्या बनता है? कॉम्बिनेशन बनता है। यही होता है कॉम्बिनेशन। वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे किस चीज का कॉम्बिनेशन होगा? कंपाउंड्स का या एलिमेंट्स का हम कह सकते हैं, है ना। तो देखो अब क्या हो रहा है कि दोज रिएक्शंस इन विच, वो रिएक्शन जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कि ये दो सब्सटेंस है, यहाँ कंबाइन हुए, एक सिंगल बन गया। दो सब्सटेंस थे, कंबाइन हुए, एक सिंगल बन गया। यही डेफिनेशन कह रही थी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे। जैसे कि अपने पास एक मान लो कंपाउंड एलिमेंट था ए, प्लस में एक ले लिया हमने बी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो ये ए बी बन जाएगा। अब आती है नेक्स्ट इसके, ये तो बहुत इजी टाइप था। अगला टाइप क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये ना इसका जस्ट अपोजिट है। क्वेश्चन भी आता है कि कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट कैसे हैं। कॉम्बिनेशन होता है जुड़ना, डीकंपोजिशन होता है टूटना। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा चीजों का जुड़ना। और डीकंपोजिशन क्या है? एक चीज का दो या दो से ज्यादा चीजों के अंदर ब्रेक डाउन होना या टूटना। ठीक है, यहां देखो, दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिसके अंदर जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसा कि यहां हुआ था। तो अपने पास एक कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसका ब्रेकडाउन हुआ दो सब्सटेंसेस के अंदर। दो कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो गैस बन गई और एक कंपाउंड बना कैल्शियम ऑक्साइड। देखो फिर से, कॉम्बिनेशन क्या था? जब चीजें कंबाइन कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। डीकंपोजिशन इसका उल्टा, कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज हो रहा है या ब्रेक हो रहा है, किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। तो किसके अंदर ब्रेक हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में ये CO2 गैस। अब एक चीज देखो भाई, जब हम चीजें कंबाइन करते हैं ना तो हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि हमें कुछ करना पड़े। लेकिन जब हम चीजों को तोड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो उसी के बेसिस पे ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना, इसके अपने पास टाइप्स आते हैं। किसके? डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स आते हैं। और उस टाइप्स पे क्वेश्चन भी आता है। तो वो क्वेश्चन समझने के लिए हम इसके जो टाइप्स हैं वो हम आराम से अब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देख लो क्या है। कॉम्बिनेशन था, चीजें जुड़ रही थी, ठीक है, A प्लस बी जुड़ के AB बना। और डीकंपोजिशन क्या है? A भी कंपाउंड था, वो टूट के बना A प्लस में B। यहां होगी ये चीज, इसको करो नोट। फिर करते हैं आगे के, अपने चलते हैं आगे के टाइप्स की तरफ। आ जाओ अब डीकंपोजिशन के टाइप्स पे। देखो भाई, सबसे पहला टाइप है थर्मल डीकंपोजिशन। जब भी ये टर्म आ जाए ना आपकी थर्मल, उसका मतलब तभी समझ जाना कि वो हीट से रिलेटेड है। तो थर्मल डीकंपोजिशन में क्या कहता है कि जब डीकंपोजिशन रिएक्शन आपकी हीट की वजह से हो, जब आपको रिएक्शन में हीट देनी पड़े सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, तो वो रिएक्शन होगी थर्मल डीकंपोजिशन। कौन सी होगी? थर्मल डीकंपोजिशन। कि जब आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन करने के लिए हीट की नीड पड़े तो वो रिएक्शन होगी थर्मल डीकंपोजिशन।
डेफिनेशन भी यही बोलती है कि जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की अपने पास क्या होगी, जरूरत होगी। क्या कह रही है कि जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो रही है तो वो कौन सी है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसका सबसे एग्जांपल भी दे दिया भाई अच्छा सा, क्या है KClO3 जिसको हीट किया गया, ये डेल्टा होता है, इसको हीट की जगह पे डेल्टा हम यहाँ पे जो है बना सकते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। तो बना क्या, KCl प्लस में ऑक्सीजन, किसके टूटने पे, KClO3 के, किसकी वजह से, हीट से। कि जब सब्सटेंस को तोड़ने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भाई फोटोलिटिक। फोटो जब भी वर्ड आ जाए समझ जाना लाइट रिलेटेड है, ये किसके रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, कि जब हमें लाइट देनी पड़े। अब भाई लाइट कैसे, जैसे मान लो अपने पास AgCl है, एग्जांपल दिया ही हुआ है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। हमने क्या किया, उसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर रख दिया बाहर, ठीक है। तो क्या होगा, क्या बनेगा, Ag और Cl2, Ag और Cl2, ये डिकम्पोज, ये टूट गया, ब्रेक डाउन हुआ इसका, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, सनलाइट की वजह से। और इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है भाई। इतना क्लियर, नाम से पता चलता जा रहा है हमें, थर्मल मतलब हीट, फोटोलिटिक मतलब लाइट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक, अब इलेक्ट्रो वर्ड से पता चल गया इलेक्ट्रिसिटी। तो जब रिएक्शन जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जब अपने पास इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो, यहाँ क्या था, लाइट एनर्जी, यहाँ क्या था, हीट, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, H2 प्लस में O2, वाटर किसमें टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। समझ आइए चीजें, हुआ क्या यहाँ पे, थर्मल के अंदर हीट से टूटा सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी अपने पास। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में क्या हुआ, सनलाइट से या लाइट एनर्जी कह लो। और इलेक्ट्रोलिटिक से कहा क्या जरूरत पड़ी हमें, इलेक्ट्रिसिटी की। साफ सीधे नाम में ही बात थी, कुछ भी नहीं था अब तक। क्या क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन में चीजें जुड़ती हैं, डीकम्पोजिशन में टूटती हैं, और डीकम्पोजिशन के अलग अलग जरिए हो सकते हैं। पहला जरिया कि आप हीट यूज कर लो, दूसरा जरिया आप सनलाइट यूज कर लो, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लो, है ना। अगर आपको कोई रिएक्शन में हीट की जरूरत है तो हीट देनी पड़ेगी, अगर किसी में भी सनलाइट ही चाहिए तो सनलाइट देनी पड़ेगी, किसी में इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। इसके बेसिस पे जो है वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो जाती हैं कि जो रिएक्शन हीट से हुई उसको थर्मल बोल लो, ठीक है। जो लाइट से हुई उसको आप फोटोलिटिक बोल लो, जो इलेक्ट्रिसिटी से हुई है उसको आप इलेक्ट्रोलिटिक बोल लो। क्लियर इतनी बात। अब आएंगे हम मेन बात पे। मेन बात क्या है, वो मेन बात है अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वो समझना, एक बार ये नोट करो, फिर चलते हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। चलो भाई अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। मुझे तो सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट लगता है ये, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर, नाम देख लो भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी को उसकी जगह से हटाना क्या कहलाता है, कि हमने उसे डिस्प्लेस किया, हमने उसे क्या किया, डिस्प्लेस किया। अब सबसे पहले आप एक चीज समझो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि वन एलिमेंट, एक एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ, जगह लेगा, किसकी जगह लेगा भाई, अनदर एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर। क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेगा उसी के कंपाउंड के अंदर। वही वो, ये तो वही बात है, उसी के घर के अंदर जाके उसी की जगह वो ले रहा है। क्या कौन ले रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के ले रहा है उसी के कंपाउंड के अंदर। मेरे कहने का ये मतलब है कि मान लो एक कंपाउंड है, वो चाहता है कि मैं उस कंपाउंड को ना उसी के कंपाउंड के सॉरी एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट क्या कह रहा है, दूसरे एलिमेंट को कहता है कि भाई मैं तो तुझे ना हटाऊंगा और तेरे ही कंपाउंड से हटाऊंगा। कौन कह रहा है, एक एलिमेंट दूसरे को कह रहा है कि मैं तो तेरे को ना तेरे कंपाउंड से हटाऊंगा और तेरी जगह लूंगा। क्या करूंगा, तेरी जगह लूंगा। दूसरी चीज भाई, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, साफ शब्दों में समझो कि जो ज्यादा पावरफुल होगा,
वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। किसे करेगा, दूसरे जो लेस रिएक्टिव है उससे। मतलब सीधी बात है भाई, जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वही ऐसा काम कर सकता है कि किसी के दूसरे के घर में जाके उसकी जगह ले ले, है ना। तो जो ज्यादा शक्तिशाली होगा वो जगह लेगा किसकी, कम वाले की। आराम से सुनो समझो। डिस्प्लेसमेंट मतलब दूसरे की जगह लेना। एक एलिमेंट दूसरे की जगह ले रहा है, कहाँ पे जगह ले रहा है, उसके कंपाउंड के अंदर, कि दूसरे को बोलता है मैं तेरे कंपाउंड के अंदर तेरी जगह लूंगा। अब ये काम कौन कर सकता है, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे कि मान लो आप बैठे थे अपने, ये दो साथ में बैठे हैं दोस्त बेंच पे, ठीक है, एक बी है और एक है सी, और ये बी और सी साथ में बैठे हैं। एक पावरफुल बंदा ए जो है इनके पास आता है और बोलता है बी को कि तू तो भाई बहुत कमजोर है, तू कमजोर है, मैं तेरी जगह आराम से ले सकता हूँ। कौन बोलता है, ए। क्यों बोलता है, क्योंकि ए ज्यादा पावरफुल है, मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव है, उसकी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ए ज्यादा रिएक्टिव है। ए रिएक्टिव है, वो कहता है बी तू तो, बी को कहता है तू तो लेस रिएक्टिव है, मैं तेरी जगह लूंगा। और ऐसा हुआ भी, ए ने जगह ले ली बी की और बी बेचारा अकेला रह गया, बी बेचारा अकेला रह गया। हुआ क्या, ज्यादा पावरफुल बंदे ने कम पावरफुल वाले की जगह ली और उस बेचारे को अकेला जो है छोड़ दिया। ये प्रोसेस हुआ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर समझो भाई कि एक रिएक्टिव एलिमेंट था ज्यादा वाला, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ली। जैसे कि अपने पास क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में हुआ क्या, कॉपर सल्फेट के अंदर एक तो है भाई जिंक, क्या है, जिंक। जिंक जो होता है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब ये पता कैसे चला, ये पता चलता है हमें इस सीरीज से, इस सीरीज से। ये सीरीज क्या है, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा ऊपर होगा ना वो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जिंक ढूंढो, यहाँ पे कहाँ है जिंक, ये रहा जिंक, Zn जिंक। और अब ढूंढो कॉपर कहाँ है, कॉपर भाई ये रहा Cu कॉपर। अब कौन रिएक्टिव है, जिंक या कॉपर, जिंक ऊपर है तो जिंक ज्यादा पावरफुल यानी ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब ये जो जिंक है ना ये कॉपर की जगह ले सकता है और कॉपर को अकेला छोड़ सकता है। क्या कर सकता है, कॉपर को अकेला छोड़ सकता है और कॉपर की जगह ले सकता है। सिमिलरली यहाँ पे कॉपर है, अपने कंपाउंड के साथ भी खुश है वो कॉपर सल्फेट बनके, लेकिन आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। देखो आयरन कहाँ है, ये रहा आयरन और ये रहा कॉपर। आयरन ऊपर है मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है मतलब आयरन कॉपर की जगह ले सकता है ना, और कॉपर को अकेला छोड़ सकता है। वही चीज यहाँ पे हुई, क्या हुई भाई, कॉपर सल्फेट कंपाउंड था, कॉपर को अलग कर सकता है कौन, आयरन। किससे अलग कर सकता है, उसी के कंपाउंड से कर दिया अलग, और खुद कंपाउंड बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया, और कॉपर को छोड़ा अकेला। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मोर रिएक्टिव जिंक डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। क्या हुआ, मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव कॉपर टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ठीक है, कॉपर बेचारा अकेला रह रहा है हर दोनों रिएक्शन में। अब एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखी है, खुद सोचो इसमें क्या होगा। देखो ये है आयरन सल्फेट और ये है कॉपर। अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ है इनकी प्लेसेस। आयरन कहाँ है, आयरन कहाँ है, आयरन कहाँ है, ये रहा आयरन। कॉपर कहाँ है, कॉपर कहाँ है, ये रहा कॉपर। इससे ये चीज पता चली कि आयरन ऊपर है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन अगर डिस्प्लेस करना चाहे कॉपर को, उसकी जगह से हटाना चाहे तो हटा सकता है, लेकिन कॉपर तो ऐसा नहीं कर सकता ना, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर कम पावरफुल है। कॉपर नहीं उसको कह सकता हाँ भाई हट जा अपनी जगह से। वो आएगा जिंक, हाँ सॉरी आयरन आएगा, हाँ भाई बोल मैं तेरे से ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ऐसा एक तमाचा मारूंगा सुधर जाएगा, तो बोल सकता है ना। तो यही चीज यहाँ होगी कि कॉपर कहेगा कि मैं पावरफुल हूँ, लेकिन है तो नहीं, वो लेस रिएक्टिव है ना, कॉपर तो है ना लेस रिएक्टिव। तो कॉपर जो है इतना पावरफुल या इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो आयरन को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे। तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ये रिएक्शन होगी ही नहीं। ये तो रिएक्शन हुई क्यों थी, अब फर्क क्या है, ये फर्क देखो ना इनमें। इसमें आयरन था, आयरन डिस्प्लेस कर रहा था कॉपर को, क्यों कर रहा था, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
लेकिन यहाँ पे कॉपर नहीं कर सकता आयरन को। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इतनी सी बात समझ लो कि जो ज्यादा पावरफुल वही कर सकता है ये काम, जो ज्यादा रिएक्टिव वही कर सकता है ये काम, और दूसरा नहीं करेगा। जैसे ये देखो, अब इसमें सोचो कौन रिएक्टिव है। ए था, ए ने बी की जगह ली, मतलब ए क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, ए ज्यादा पावरफुल है, तो ए ने जगह ली और बी बेचारा अकेला छोड़ दिया। हुआ क्या भाई, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, सो ए डिस्प्लेसेस बी फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब एक बार नोट करो, फिर चलते हैं आगे। एक बार फिर से ध्यान से एक चीज समझ लो भाई, इसके अंदर फिर से एक बार प्लीज, ठीक है। क्या चीज है? पहली चीज कि एक एलिमेंट जगह लेगा दूसरे की। कौन लेगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा। जैसा कि यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव जिंक ने जगह ली कॉपर की, ज्यादा रिएक्टिव आयरन ने जगह ली कॉपर की, लेकिन यहाँ कम रिएक्टिव कॉपर बेचारा जगह नहीं ले पाया ज्यादा रिएक्टिव आयरन की। ये हो रहा है अब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। जो ज्यादा पावरफुल वही जो है अपना हक जमा सकता है। समझे? बहुत आसान हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भूलेंगे नहीं, कर लेंगे। सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। इसकी ट्रिक बता दो, वो रह गई है, ट्रिक बता देते हैं इसकी, ठीक है। क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड। क्या? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, लिख लो आप, अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, हाइड्रोजन कॉल मी समथिंग गुड। ये सीरीज, ये ध्यान रखना, जो ज्यादा ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कैल्शियम और टिन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। मैं पूछूं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में से कौन है, तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ आता है। ऐसे नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी कम 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 होती जा रही है, ठीक है, ऊपर मैक्सिमम, फिर कम 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 ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर होती जाती है, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल अच्छी बात है, समझ गए तो फिर चलते हैं अपनी अगली रिएक्शन की तरफ। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो भी है डबल डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। कंफ्यूज मत होना, दोनों बिल्कुल अलग है। क्या है? बिल्कुल अलग है। डेफिनेशन से ही समझते हैं भाई कि जब दो कंपाउंड रिएक्ट करें बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। कैसे रिएक्ट करें? एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब ये वाला चक्कर तो नहीं समझ आया भाई, ये क्या है? नहीं आया ना? समझते हैं भाई। क्या कह रहा है? टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, दो न्यू कंपाउंड्स बनाने के लिए जब ऐसी चीज हो, क्या हो रही है? दो कंपाउंड रिएक्ट किए, आयंस का एक्सचेंज हुआ और दो न्यू कंपाउंड बने। कैसे हुआ? नहीं समझ आया? देखो, मान लो एक कंपाउंड अपने पास था PQ, फिर एक था RS, ये बन गया। हुआ क्या इसमें? अब देखो एक चीज, जब भी कोई कंपाउंड होता है अपने पास, ठीक है, जब कोई कंपाउंड होता है, कंपाउंड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, लेकिन जिन कंपाउंड में आयंस की बात होती है वो कौन से कंपाउंड होते हैं अपने पास? आयनिक कंपाउंड। पढ़ोगे कि आप वैसे 9th में आई थिंक हमने पढ़ा होगा। तो आयनिक कंपाउंड होते हैं, उसमें क्या होता है? जैसे वाटर गलत एग्जाम्पल दे दिया, जैसे NaCl है, जैसे NaCl में क्या होता है अपने पास? जैसे वाटर भी सही एग्जाम्पल है भाई, H+ और OH माइनस, है ना, H+ और OH माइनस दो उसमें नेगेटिव पॉसिबल, उससे आप समझ नहीं पाओगे, उसको भूल जाओ एक बार के लिए। आप समझो NaCl का एग्जाम्पल, जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है? एक Na+ होता है और एक Cl- होता है, यही आयंस होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, यही होता है ना। जैसे HCl, H+ Cl-, ऐसे ही वाटर में था H+ और OH-, यही सब चीजें होती हैं। अब एक चीज देखो इसके अंदर, जैसे ये कंपाउंड है PQ, इसमें भी ऐसा कुछ होगा कि हो सकता है P+ का हो, Q- का, R+ का हो और S- का, ऐसे ही होगा ना। तो बन क्या रहा है? ये प्लस वाला इसके साथ जुड़ गया, कौन किसके साथ? PS के साथ दोस्ती करता है और फिर ये बनता है PS कंपाउंड, और RQ के साथ करता है, बनता है
ये हुआ एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ भाई इसके अंदर। कैसे हुआ? P को होना चाहिए था Q के साथ, लेकिन P किसके साथ चला गया? S के साथ। ऐसे ही R को S के साथ होना चाहिए था, लेकिन R ने आयन एक्सचेंज किया अपना और Q के साथ जुड़ गया। थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर हुई? उल्टे बेटा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, PQ और RS था, P पॉजिटिव Q नेगेटिव, R पॉजिटिव S नेगेटिव, ये चीज हुई। और ऐसे ही क्या हुआ? P जुड़ गया S वाले के साथ, क्योंकि S भी नेगेटिव है और P पॉजिटिव है तो जुड़ सकते हैं। ऐसे ही R पॉजिटिव है Q नेगेटिव है, जुड़ सकते हैं, बन गया कंपाउंड। बन सकता है भाई, बन गया। ऐसी ही सेम चीज इस रिएक्शन के अंदर हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर ऐसी ही सेम चीज हो रही है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रही हूँ, देखो मैं ध्यान से, क्या है, Ag है जो कि पॉजिटिव अपने पास है, Ag का पॉजिटिव होता है, तो Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होगा ना। क्या होगा, क्या होगा, ये Ag पॉजिटिव का होगा, Na पॉजिटिव का होगा। ठीक है, अब ये Ag पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, NO3 और Cl नेगेटिव है, तो क्या Ag इस वाले नेगेटिव को छोड़ के Cl वाले के पास नहीं जा सकता? जा सकता है ना, क्योंकि Cl भी तो नेगेटिव है, Cl भी तो नेगेटिव है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव था, Na क्या Cl वाले नेगेटिव को छोड़ के NO3 वाले नेगेटिव के पास नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई, उसकी मर्जी है मैं किसके पास जाऊं, भाई मेरी मर्जी है, मैं जिसके पास मर्जी जाऊं। वही चीज यहाँ हो रही है, वही चीज यहाँ हो रही है कि Ag चाहता था भाई बहुत हो गया मेरा NO3 के साथ, मैं तो जाऊंगा Cl के साथ, मुझे Cl के साथ अब जो है जाना है, तो Ag और Cl जुड़ गए। फिर ये कह रहा है यहाँ पे Na कहता है कि मैं अब नहीं Cl के साथ अपना कंपाउंड बनाता, मैं तो बनाऊंगा NO3 के साथ, तो Na जो है NO3 के साथ चला गया। ये जो हुई क्यों? क्योंकि यहाँ Ag पॉजिटिव था, NO3 नेगेटिव था, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, जैसी की सिचुएशन इसके अंदर थी। थोड़ी थोड़ी चीज क्लियर हुई? एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हो रही हैं? दो ही पॉजिटिव थे, दो ही नेगेटिव थे, जो पहले थे कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, उसने आयंस एक्सचेंज करे अपने। कैसे एक्सचेंज करे? ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ गया और ये वाला पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव के साथ जुड़ गया। देखो Na NO3 के साथ गया और Ag Cl के साथ गया, Ag Cl के साथ गया। यही रिएक्शन थी, यही था अपने पास एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस हमें पता है कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और वही चीज यहाँ ये जो है चेंजिंग हो रही है, सारा कुछ उल्टा पुल्टा घूम रहा है कि एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के पास गया, एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव के पास चला गया, बना क्या? AgCl और NaNO3। फिर आती है बहुत ही खूबसूरत सी रिएक्शन, कौन सी? प्रेसिपिटेशन। कौन सी? प्रेसिपिटेशन। अब इसमें क्या है भाई, पहले तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट ना एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो रिएक्शन के अंदर बन जाता है, जो रिएक्शन के अंदर बन जाता है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड यानी पीपीटी या फिर मैं बोलूं प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि सॉल्यूशन से अलग निकल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि जब BaCl2 रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ, क्या बना? बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी और कॉपर क्लोराइड। एक मिनट, कॉपर कहां से आ गया इसमें? गड़बड़ हुई है, कॉपर कहां से आया? BaCl2 है और Na2SO4 है, तो Ba किसके साथ जुड़ा है? SO4 के साथ, तो Na और Cl जुड़ेंगे ना। सॉरी गाइस, Na Cl जुड़ेंगे ना। यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ गड़बड़ हुई है। ये कॉपर सल्फेट था, ये बना Ba और SO4, फिर ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या रिएक्ट कर रहे हैं? बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहे हैं, जिसमें बेरियम क्या था? प्लस का होता है बेरियम, तो बेरियम इस माइनस वाले के साथ जुड़ गया बेरियम सल्फेट बनाने के लिए। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, वैसे प्रेसिपिटेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे कॉपर प्लस का था,
जो कि माइनस के Cl के साथ जुड़ा और CuCl2 बन गया, कॉपर 2 प्लस Cl2 माइनस हो गया क्योंकि 2 है ना ये माइनस। ठीक है, हुआ क्या है, वही चीज हुई है, बैरियम प्लस का, SO4 माइनस का, Cl माइनस का और कॉपर प्लस का, कॉपर प्लस का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई भाई। सीधी सी बात है, प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बनेगा, कोई कलर हो सकता है भाई उसमें, जैसे इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना है, तो रिएक्शन क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं अपनी अगली रिएक्शंस की तरफ। 2 ही रह गई हैं बस, एक्सो और एंडो। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट 2 टाइप्स की तरफ। देखो, पहला है, पहले एक्सोथर्मिक समझते हैं। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो से समझो आप एग्जिट, यानी निकलना। तो जब जो है अपने पास हीट निकले या एनर्जी रिलीज हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हीट भी तो टाइप ऑफ एनर्जी है ना, जब एनर्जी रिलीज हो यानी बाहर निकले, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई, जिसके अंदर जो हीट है वो रिलीज हो रही है, साफ शब्दों में ओवरऑल बोलूं कि एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या, जिस रिएक्शन में से जो रिएक्शन हुई और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, पहले ही एग्जाम्पल उठाओ, जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन कराओगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब आप क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो स्लेक्ड लाइम बनता है और हीट रिलीज होती है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। हीट भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, मतलब हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। दूसरी चीज भाई, दूसरी चीज क्या है, एक एग्जांपल और है अपने पास, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, बहुत सारी जो एनर्जी हमें वर्किंग के लिए चाहिए हमारी बॉडी की, ये बॉडी में हो रहा है ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का। क्या हो रहा है, ग्लूकोज रिएक्ट की ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बन गई। ठीक है, क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब ये एनर्जी रिलीज हो रही है ना, बाहर निकल रही है, एग्जिट है ये, तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। सीधी बात है, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मल मैंने आपको बोले थे, जब ये वाला वर्ड आ जाए तो मतलब हीट है, हीट से समझ लो एनर्जी, हीट भी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना, तो जब एनर्जी रिलीज हो तो वो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट चीज, अब एंडोथर्मिक क्या है, एंडो मतलब एंडो इसके अपोजिट है, जिसमें हमें जो है रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ी, रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ी। जैसे इसके अंदर क्या था, हीट या एनर्जी जो भी है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, जैसे इसको ब्रेक डाउन इसका करने के लिए हमें हीट देनी पड़ी, डेल्टा मतलब हीट, हीट दी तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट देनी पड़ी मतलब ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भाई। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट बहुत जरूरी है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट भी एनर्जी है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन कैसी हुई, एंडोथर्मिक। सीधी बात भाई, जब एग्जिट हो रही है एनर्जी तो वो एक्सोथर्मिक है, जब एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन करवाने के लिए तो वो एंडोथर्मिक है। क्लियर, ऑल इज वेल, वेरी गुड, सब समझ गए हैं। कुछ भी डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और कोई भी किसी भी तरह का पूछ लेना, ठीक है। तो बाय बाय, कोई डाउट हो तो पूछ सकते।